नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ को जानने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ ये टॉपिक आपके एग्जाम में भी काफ़ी पॉपुलर टॉपिक कंसीडर किया जाता है और खासकर इंटरव्यू के लिए भी। अगर हम बात करें तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंडर में किन पर्टिकुलर कैटेगरी के पर्संस को बेनिफिट दिया जाता है, तो यहां पर एक्चुअली के अगर अंदर हम बात करें तो जो आपके फार्मर्स हैं या उसके बाद जो कंज्यूमर है, अब आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है, जैसे यहां पर हम पोटैटो की बात करते हैं, टोमेटो की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले पोटैटो का प्राइस आपका टोमेटो का प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा हाई हो गया था और अनियन का प्राइस भी हाई हो गया था और उसके बाद जो है जो कंज्यूमर जो था उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मार पड़ रही थी और वो उस हाई रेट के ऊपर जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पा रहा था। और आप लोग जानते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजर पॉपुलेशन जो है वो मीडियम या बिलो मीडियम कैटेगरी में आता है और वहां पर उन लोगों के लिए परचेज करना इतने हाई रेट के ऊपर अनियन और जो टमाटर जैसी इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं उनको वो लोग परचेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर जब मार्केट में इतना प्राइस होता है तो उस केस में उनके लिए परचेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप यहां पर एक क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में जो आपका फार्मर है, फार्मर जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट को इनिशियल में 4 रुपए किलो बेचता है तो उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 70 रुपए या 80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो तक बन जाता है। अब ये बीच में जो आपका प्राइस है वो कहां चला जाता है, क्या इसका कारण रहता है और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इनको रोकने के लिए या फिर इस पर्टिकुलर जो आपका मेजर यहां पर मार्जिन आ रहा है उस मार्जिन को कम करने के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, फार्मर से आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और उसको स्टोर करके रख लेते हैं अपने स्टोर हाउस में या कोल्ड स्टोरेज हाउस में, और जैसे ही आपका एक ऑफ सीजन आता है उस टाइम पर मार्केट के अंदर जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता और उसकी डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड पीक पर होती है, तब वो उस प्रोडक्ट को हाई रेट के ऊपर मार्केट में बेचते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को एक बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है उसको परचेज करने के लिए। तो इसी को स्टेबलाइज करने के लिए जो आपका प्राइस डिफरेंस ज्यादा आ रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्राइस आपका इंट्रोड्यूस करवाया और उसको नाम इन्होंने दे दिया प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। यानी कि अब आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो यहां से आपका फार्मर से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करेगी, उसको स्टोर किया जाएगा और स्टोर करने के बाद उसको जो है जब मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट होगी या मार्केट में प्राइस आपका बढ़ रहा होगा और वो कमोडिटी आपकी रिड्यूस हो रही होगी तो उसको मार्केट में प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाएगा स्टॉक में से और उससे मार्केट के अंदर जो प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के वो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो ये स्कीम 2014-15 में आई थी, लेकिन आज भी बहुत बार इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो फिर भी मार्केट में प्राइस ज्यादा देखने को मिलता है और एज वेल एज अभी ये न्यूज में क्यों है, अभी हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम काफी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पर इस स्कीम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्कीम को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्कीम को 2014-15 में क्या किया गया था, आपका एस्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसका मेन काम यही था कि जो आपका मार्केट के अंदर कमोडिटीज के प्राइस में एक वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, एक आपका इनडिफरेंस देखने को मिलता है, उसको स्टेबलाइज करना और जो आपका कंज्यूमर्स को एक हैवी रेट पे करना पड़ता है वो उनको ना पे करना पड़े। लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग समझने की कोशिश करो। पहला इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका फार्मर्स हैं उनको जब आपका मंडी में उनका प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक तो जो गवर्नमेंट के द्वारा आपका प्राइस डिसाइड किया गया है, जैसे एमएसपी डिसाइड किया गया है, तो वो आपका एमएसपी पे प्रोडक्ट परचेज हो सकेगा। जैसे हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आप लोग जानते होंगे राइस और व्हीट, ये दो ऐसी क्रॉप है जिनको गवर्नमेंट के द्वारा एफसीआई के द्वारा जो है क्या किया जाता है, इनको परचेज किया जाता है। और राइस और व्हीट को एमएसपी जो है वो ज्यादातर अगर हम बात करें तो सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी जो डिसाइड किया जाता है उनमें से आपका राइस और व्हीट ऐसी क्रॉप है जिनको एफसीआई जब परचेज करता है तो एक्चुअल प्राइस उनको फार्मर्स को मिलता भी है। लेकिन ये भी केवल आपका पंजाब, हरियाणा और जिन पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपका जो यहां पर
जो है प्रोक्योरमेंट किया जाता है एफसीआई के द्वारा, उन्हीं को ये जो प्राइस है वो आपका मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब किसी चीज की परचेजिंग करती है तो डेफिनेटली उसको एक्चुअल प्राइस जो गवर्नमेंट ने आपका डिसाइड किया है उस पर ही उसकी परचेजिंग होगी। तो इसीलिए इस चीज को एंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट यहां पर इस जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर आई थी। और अब ये इनिशियल में जो लेकर आई थी वो आपका जो फंड था वो मेनली पल्सेस के लिए, अनियन के लिए, टोमेटो के लिए, इनके लिए था। लेकिन बाद में अभी जो है इसका आपका और भी विस्तार हो चुका है। जैसे हम बात करें तो राइस और व्हीट भी इसमें आपका ऐड कर लिए गए हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से। अब सेकंड यहां पर इनका मेन टारगेट है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन ए स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक टू डिस्करेज द होर्डिंग एंड अनस्क्रप्युलस स्पेकुलेशन। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ट्रेडर्स जो है, मैंने अभी बताया कि आपका एक पर्टिकुलर कमोडिटी को स्टोर करके रख लेते हैं और मार्केट में जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो उस टाइम पर उसको जो है प्राइस हाई करके और मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है और वहां से वो मोटा मुनाफा कमाते हैं। तो उसी चीज को यहां पर रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स बाय सप्लाइंग सच कमोडिटी एट ए रीजनेबल प्राइस थ्रू कैलिब्रेट द रिलीज ऑफ स्टॉक, द कंज्यूमर एंड फार्मर्स आर बेनिफिशियरीज ऑफ द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो यहां पर क्या बोला कि जब ऐसी डिमांड, ऐसी मार्केट के अंदर सिचुएशन आती है तो उस टाइम पर मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक को रिलीज कर देना ताकि आपका जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो वहां पर मेंटेन हो सके और कंज्यूमर को और फार्मर दोनों को ही यहां पर क्या मिल सके, आपका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो फार्मर जो है वो भी एक्चुअल प्राइस को गेन करेगा और जो आपका कंज्यूमर है उसको भी लेस प्राइस के ऊपर क्या मिलेगी, आपकी कमोडिटी मिलेगी। क्योंकि देखो आप लोग इस चीज को तो समझते होंगे ना कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर जितना भी आपका हैवी प्राइस देखते हैं, जैसे मैं लहसुन की बात करता हूं तो लहसुन आपको पता होगा अभी रिसेंटली 400 क्रॉस कर गया था। अब बीजेपी पता नहीं 400 क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन लहसुन क्रॉस कर गया था। तो इसको अगर देखते हुए हम बात करें तो यहां पर जो लहसुन है उसका प्राइस जब 400 से अबव गया तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद फार्मर को यह प्राइस आपका ज्यादा होगा, लेकिन फार्मर एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को 20 रुपए, 10 रुपए या 5 रुपए भी कई बार नहीं बेच पाता है। तो यानी कि आपका इतना हैवी प्राइस फिर कौन यहां पर गेन कर रहा है, तो वो केवल जो मिडिल मैन वहां पर है, जो ट्रेडर्स आपके हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। और वो लोग ऑफ सीजन को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए मार्केट के अंदर हैवी प्राइस के साथ उस चीज को रिलीज करते हैं। तो जिसकी वजह से बाद में कंज्यूमर को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मिडिल मैन को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर जो है गवर्नमेंट की ये स्कीम आपकी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग पिछले कुछ सालों के अंदर ये होर्डिंग देखते आ रहे हैं और इनके बावजूद भी जो है बहुत सारी समस्या आ रही है। उसका कारण आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, लेकिन उस चीज को समझने से पहले हम लोग यहां पर एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि रिसेंटली आपका जो है इस स्कीम को जो है किस किस प्रोडक्ट के लिए स्टार्ट किया गया था। मतलब शुरुआत में जब स्टार्ट किया गया था तो मेनली ये पल्सेस की स्टोरेज को लेकर था, जैसे कि तुर, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल या ग्राम, इनको आपका जो है बफर स्टॉक को मेंटेन करने की इसके अंदर कोशिशें की गई थी। इसके साथ साथ में अनियन का स्टॉक भी यहां पर क्या किया गया, आपका मेंटेन किया गया, ताकि अनियन जो है वो भी स्टोर करके रखा जा सके और जैसे ही मार्केट में प्राइस आपका हैवी हो और डिमांड ज्यादा हो तो वहां पर उसको रिलीज किया जा सके, ताकि रीजनेबल प्राइस के ऊपर आपका जो कंज्यूमर है उसको आपका परचेज कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर वही सेम बातें बताई गई है कि सेंटर और स्टेट क्या करती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टोर करती है और वहां पर जो आपका वेरिएशन आती है उस वेरिएशन को बियर करने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है इसके अंडर में आपका स्टेट गवर्नमेंट को या आपका यूनियन जो टेरिटरीज होती हैं या सेंट्रल एजेंसीज होती हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करती है फार्मर से, उसको स्टोर करके रखती है और आपका मार्केट में टाइम आने पर रिलीज करती है। तो इन बिटवीन जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपका जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम के अंडर में इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है कि उनको एक भी आपका रुपया या एक भी परसेंट वहां पर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा अगर वो उस एक्सपेंसेस को बियर करते हैं और वो उस एक्सपेंसेस को वहां पर आपका स्पेंड करते हैं। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है वहां पर आपका जो है प्राइस, एक बेटर प्राइस जो है कंज्यूमर को मिले और इसकी यहां पर गवर्नमेंट की एंश्योरिटी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके कंज्यूमर है उनको एक एक्यूरेट प्राइस के ऊपर जो है प्रोडक्ट आपका मिल सके। आगे हम बात करें तो यहां पर शुरुआत में ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में स्टार्ट की गई थी, लेकिन लेटर ऑन इसी को आपका शिफ्ट कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। अभी जो ये स्कीम है वो आपकी 2016 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में ही इसको रन किया जा रहा है।
अब अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट और बड़ा जो फैक्टर है वो दिखाना चाहूंगा कि इसके बावजूद भी मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ते क्यों हैं और क्या कारण आपका होता है। तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जो आपका फंड है या बजट की अगर हम बात करें तो देखो अभी तक अगर हम बात करें तो 2023-24 के अंदर इसके लिए एक इनिशियल टोकन मनी 1 लाख रुपए जो है रिलीज किया गया है। और ये मेरा डेटा नहीं है, आप लोग पीआईबी की वेबसाइट के ऊपर जाकर आज भी इस चीज को देख सकते हो, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वहां पर उसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा ही डेटा रिलीज किया जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि 2023-24 के लिए आपका बजट जो है वो 1 लाख रुपए ही इसके लिए टोकन अमाउंट की फॉर्म में आपका रिलीज किया गया। इसका कारण क्या था, क्योंकि 2022-23 के अंदर आपका 1500 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए आपके जो है लगाए गए थे या फिर दिए गए थे, बजट एलोकेट किया गया था, लेकिन उस 1500 करोड़ रुपए में कोई भी रुपया खर्चा नहीं किया गया। यह एक सबसे बड़ी विडंबना है कि स्कीम को अगर स्टार्ट किया गया है और उस स्कीम के अंडर में अगर हम स्टॉक को मैनेज करेंगे तो फिर आपका पैसा क्यों नहीं लगेगा, पैसा लगेगा, इसका मतलब इसके ऊपर एफर्ट ही नहीं लगाए गए, केवल इस स्कीम को डॉक्यूमेंटेशन में स्टार्ट किया गया। लेकिन फिर भी यहां पर आपका इस स्कीम को लेकर बार बार दावे किए जा रहे हैं कि इसके अंदर इस प्रकार से आपका फंड जो है रिलीज हुआ, इतना टन स्टोर किया गया, लेकिन फिर भी आपका एक्चुअल बेनिफिट बहुत बार नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक्चुअली में आपका ये प्राइस आपका स्पेंड ही नहीं किया जा रहा। और इसी प्रकार से आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर के लिए जो फंड एलोकेट हुआ था वो भी लास्ट ईयर आपका काफी हद तक अमाउंट वापस कर दी गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा यहां पर जो है कई बार गवर्नमेंट की तरफ से एक नेग्लिजेंस देखने को मिलता है आपका फार्मर्स को लेकर, कंज्यूमर्स को लेकर, मिडिलमैन को लेकर, क्योंकि इतनी नेग्लिजेंस हमने नहीं देखी है। खासकर आपका अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, मिडिलमैन की बात करें, एक बिजनेसमैन की बात करें, तो उनके लिए यह चीज क्यों नहीं है और यहां पर फार्मर या मिडिलमैन इन चीजों को क्यों सफर करता है, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यहां पर अगर इस चीज के रिगार्डिंग आपको एक चीज पूछनी ही पड़ेगी और बार बार हम चीजों के रिगार्डिंग जानेंगे तभी हम लोग पूछ पाएंगे। आधे लोगों को तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फॉर्म के अंदर आपका एलोकेट करके दे दिया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लेवल पर इस चीज को बहुत अच्छे से आपका जो है इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, और खासकर वो आपका जो है वो कुछ दालों को लेकर है, कुछ आपका जो है आटे को लेकर है, कुछ आपका राइस को लेकर है। मैं आगे आपका डिस्कस भी करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल स्पेंड नहीं किया जाता, काफी हद तक किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो वेजिटेबल्स को लेकर या आपका फ्रूट्स को लेकर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लेकर भी इसको हमें आपका और बेटर तरीके से बनाना पड़ेगा। और जो पैसा ये रिटर्न किया गया, जो एक पैसा एक प्रकार से एक्सपेंडिचर ही नहीं किया गया, ये क्यों नहीं किया गया? रिक्वायरमेंट थी, जब ये आपका किया जा सकता है, जब फंड एलोकेट हो चुका है उसके लिए, तो फिर एटलीस्ट कुछ स्टेट में ही कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट करने की, लेकिन जो आपका नीडी पर्सन है, जिन लोगों को बोला जा रहा है कि 80 करोड़ देश के अंदर इनको फ्री राशन दिया जा रहा है या 5 किलो फ्री राशन देके उनको जो है आपका गुजारा दिया जा रहा है, उन्हीं को दे दो भाई, है ना, बाकियों को देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अब आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग इसके अंदर आपका ऑलरेडी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में आते हैं, उनको ये आपका इफेक्ट नहीं दिया जाता, उनको जो है ये आपका यहां पर बेनिफिट नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा आपका, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहां पर 2023-24 के लिए एक रिवाइज एस्टिमेट यहां पर कितना मिला है आपका 6345 करोड़ रुपए। और उसके बाद वही आपका 2024 से लेकर 2026 तक बोला जा रहा है कि टोटल आपका जो इसका एक्सपेंडिचर है वो यहां पर 9345 करोड़ रुपए कंसीडर किया जा रहा है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि टोटल आपका जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है, इस स्कीम के ऊपर टोटल बजट आपका एलोकेट हुआ है 27,489 करोड़ रुपए। अब कहां क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ, वो बात की बात है, लेकिन इतना आपका अभी तक एलोकेट इसके लिए किया जा चुका है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो इस फंड को मैनेज करने के लिए एक आपकी यहां पर कमेटी है, उस कमेटी का नाम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी, जो कि आपका यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल एजेंसीज को आपका फंड एलोकेट करती है और वहां पर उनको जो है फंड प्रोवाइड करती है उनके एक्सपेंसेस के लिए उनके। और यहां पर अगर हम बात करें तो जो कॉप्स फंड आपका है उसको मैनेज करने के लिए एजेंसी है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जो कि अगेन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में रन की जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसका मेन काम क्या है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है या उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ठीक है, या फिर कोई और पर्टिकुलर वहां पर, तो उनको भी इसके अंदर क्या करना, आपका सेंट्रल कॉस्ट फंड के अंडर में उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना या फिर उनको फंड एलोकेट करना या फिर उनको फंड के रिगार्डिंग जो है प्रॉपर अगर आपका फाइनेंशियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका जो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है ये यही काम करता है कि ये जो लोग भी इसमें पैसा
आपका कोई स्पेंड करना चाहता है एग्रीकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, तो उसको कैसे और किस प्रकार से एक्सपेंड किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट नॉलेज जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है आपकी यहां पर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, तो आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली आपको पता होगा जो अभी फरवरी के अंदर जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा अभी क्या किया गया है, एक आपका भारत राइस और मोबाइल वैन जो है यहां पर लॉन्च की गई है। भारत राइस क्या है, भारत राइस एक प्रकार से जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तो जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस जो राइस आपका एक प्रकार से परचेज किया जाता है, उस राइस को क्या किया जाएगा, आपका एक प्रकार से प्रोसेसिंग किया जाएगा और उस राइस को मार्केट के अंदर जो है भारत राइस के नाम से मार्केट में बेचा जाएगा। किसके नाम से, भारत राइस के नाम से मार्केट के अंदर बेचा जाएगा। इससे पहले भारत दाल और भारत आटा ऑलरेडी आपका मार्केट में बिक रहा है और यहां पर ये आपका भारत राइस भी अभी रिसेंटली मार्केट में बेचा जाएगा और टोटल आपकी 100 मोबाइल वैन, अब ये जो आपका आटा या राइस या दिया जाएगा ये जो है एक तो मोबाइल वैन के थ्रू दिया जाता है, मोबाइल वैन मतलब जो आपके घर घर जाकर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, गांव में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करती है, और दूसरा होता है कि जो इनके खुद के आउटलेट होते हैं। अब इसके लिए 3 एजेंसीज को डिफाइन किया गया है जो इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को एक प्रकार से जो यहां पर इसके अंडर में जो भारत आटा, भारत राइस और आपका जो भारत दाल है इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके लिए 3 एजेंसीज है। ये 3 एजेंसीज कौन कौन सी है इसको मैं इसको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये 3 एजेंसीज आपकी यहां पर सबसे पहले है केंद्रीय भंडार, दूसरा आपका है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नेफेड, और तीसरा आपका है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 3 एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, यहां पर आपका इस पर्टिकुलर स्टॉक को मेंटेन करती है और उसके बाद यहां पर जो ये भारत राइस है, भारत आटा है और भारत दाल है, इनको आपका एक स्टेबलाइज्ड जो प्राइस है इसके ऊपर मार्केट में सेल करती है। जैसे भारत चावल की बात करें, भारत राइस की बात करें तो ये आपका 29 रुपए पर किलोग्राम मार्केट में बेचा जाएगा, और दूसरी तरफ अगर हम भारत आटा की बात करें तो ये आपका 27.5 रुपए पर किलोग्राम बेचा जाएगा, और जो आपका भारत दाल है वो यहां पर 60 रुपए पर किलोग्राम मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका राइस है वो आपका 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की पैकिंग में 29 रुपए पर किलोग्राम मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर क्या किया जाएगा, मार्केट में सेल किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो जो आपका भारत दाल और भारत आटा है, तो भारत आटा आपका यहां पर 27.5 रुपए किलोग्राम 5 और 10 किलोग्राम की पैकिंग में, और भारत दाल जो है वो आपका यहां पर 60 रुपए पर किलोग्राम और यहां पर जो है 1 किलोग्राम की पैकिंग में 60 रुपए किलोग्राम, और आपका अगर जो है यहां पर सॉरी अगर आपका 30 किलोग्राम की पैकिंग लेते हैं तो 55 रुपए पर किलोग्राम आपका यहां पर ये दाल आपको मिलेगी। तो यानी कि एक बड़ा बेनिफिट यहां पर उन लोगों को मिल जाएगा जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये आपका यहां पर केवल और केवल किसके द्वारा बेचा जाएगा, जो आपका यहां पर ये तीनों एजेंसी है, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और आपका नेफेड, इन तीनों के ही आउटलेट स्टोर के ऊपर इसको परचेज किया जा सकता है, या फिर इनको परचेज किया जा सकता है इनके ही द्वारा जो मोबाइल वैन रन की जाती है उन मोबाइल वैन के थ्रू रन किया जा सकता है। यानी कि इनके आउटलेट के अलावा इसको कहीं भी मार्केट में सेल नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ जो आपके टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में लोग आते हैं उनको इसका बेनिफिशियरी नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये आप लोगों का यहां पर मेंशन है कि जो आपका भारत आटा, भारत दाल और भारत राइस या टोमेटो या अनियन जो है वो फेयर प्राइस के ऊपर मार्केट में कंज्यूमर को बेचा जाता है। लेकिन यहां पर जो आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंडर में इसको नहीं दिया जाएगा। मतलब वहां पर जो आपके आउटलेट होते हैं फेयर प्राइस शॉप, उनके ऊपर इसको नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो परचेज नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह है कि उनके लिए जो फ्री में आपका दिया जाता है या फिर 5 रुपए किलोग्राम दिया जाता है या फिर 2 रुपए किलोग्राम, 3 रुपए किलोग्राम या 1 रुपए किलोग्राम दिया जाता है, उस प्रकार से इसको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए प्राइस आपके ऑलरेडी एश्योर्ड हैं और उन्हीं प्राइसेस के ऊपर मार्केट में इसको सेल किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट, अब ये इनिशिएटिव जो है भारत दाल जैसे अगर हम बात करें तो रिसेंटली तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर आपका जो है स्टेट कोऑपरेटिव जो है वहां के उनके द्वारा इसको जो है संभाला जाता है या उनके द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर आपका टोमेटो के प्राइस को लेकर भी रिसेंटली जो आपका यहां पर टोमेटो का प्राइस काफी इंक्रीज हुआ था, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी अगेन इन तीनों एजेंसी ने क्या किया था, आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर मंडी में से इस पर्टिकुलर टोमेटो को परचेज किया और मार्केट के अंदर आपका एक लो प्राइस के ऊपर रिलीज कर दिया, ताकि वहां पर जो 90 रुपए किलोग्राम आपका प्राइस शुरुआत में था उसको 40 रुपए किलोग्राम तक लेकर आ गए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको कम रेट के ऊपर जो है प्रोडक्ट आपका मिल
मिल सके। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर आपका अनियन के प्राइस को भी लेकर बताया गया कि 2023-24 के अंदर इसके लिए स्पेसिफिकली आपका यहां पर बजट एलोकेट किया गया था कि ताकि यहां पर जो है 7 लाख मेट्रिक टन जो है इसकी स्टोरेज की जा सके, इसका स्टॉक मेंटेन किया जा सके। लेकिन 2024 के 3 फरवरी तक 6.32 लाख मेट्रिक टन अनियन का जो है यहां पर बोला जा रहा है कि प्रोक्योरमेंट किया जा चुका है, ताकि टाइम आने के ऊपर इसको क्या किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जब आपका सितंबर और दिसंबर के बीच में लीन सीजन का टाइम होता है, मतलब जब आपका डिमांड ज्यादा होती है और मार्केट के अंदर आपका प्राइस अवेलेबल नहीं होता है, या फिर यूं कह सकते हो कि जब इसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती है, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, इसको स्टेबलाइज जो आपका स्टॉक्ड आपका जो प्रोडक्ट है, स्टॉक जो अनियन है, उसको मार्केट में रिलीज किया जाएगा और कम प्राइस के ऊपर वहां पर वो लोग परचेज इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर मॉडरेटिंग द पल्सेस प्राइस इंपोर्ट पॉलिसी, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसी के अंडर में जो आपके पल्सेस हैं उनके जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी जीरो करने की कोशिश की गई है, ताकि जो आपकी दूसरी कंट्रीज है अगर हम वहां से इंपोर्ट भी करते हैं दाल को, तो जो दाल के ऊपर आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उससे प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है। जैसे यहां पर फ्री कैटेगरी में उसको मेंशन किया गया है, और मार्च 2025 तक जो आपकी यहां पर दाल है तूर और उड़द की, उनको फ्री कैटेगरी में आपका डाल दिया गया है मार्च 31, 2025 तक। और ये अगर हम बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी जैसे मैसूर की बात करें तो उसके ऊपर भी जीरो कर दी गई है 31 मार्च 2025 तक, और उसी आपका जो तुर की दाल है, अरहर की दाल है, उसके ऊपर भी जीरो कर दी गई है। और यहां पर ये इसी का कारण है, इसका मेन कारण यही है कि जो आपका मार्केट में दाल है वो आपकी लो प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो सके और कंज्यूमर्स उसको जो है एक आपका कम प्राइस के साथ परचेज कर सके और उनके ऊपर एक हैवी प्राइस उनको ना पे करना पड़े। तो यहां पर इसके साथ में ही आपका नागालैंड भी इस चीज को, अब देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां से और निकल कर आ रही है इसी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर, तो वो न्यूज क्या है कि जो नागालैंड है उन्होंने भी अपना एक प्रपोजल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई स्टेट लेवल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड यहां पर एलोकेट किया जाए उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग क्या कर सके, जो आपका यहां पर फॉक्सटेल मिलेट एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है उनके यहां पर, जो कि एक अगर हम बात करें तो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर फॉक्सटेल मिलेट को लेकर वहां की गवर्नमेंट थोड़ी सी चिंतित है। इसका कारण दो है, एक तो यहां पर फॉक्सटेल मिलेट जो है वो ट्रेडिशनली ग्रो करवाई जा रही है, दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज वहां पर आपकी एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं या फिर उनको एरिया जो है वो आपका रिड्यूस भी हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ताकि फार्मर को भी प्रॉपर प्राइस मिले और जो है उसको मार्केट में भी एक इजीली कम प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल किया जा सके, ताकि वहां पर जो फार्मर और कंज्यूमर दोनों ही इसका बेनिफिट ले सकें। तो इसको लेकर आपका जो है नागालैंड गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को अभी रिसेंटली इसका जो है सुझाव दिया। तो जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफियू रियो, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसको जो है सजेशन दिया था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उन्होंने बार बार फोकस किया है कि मिलेट के प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज किया जाए। और यहां पर अगर हम बात करें तो उन्होंने रिसेंटली 4 वैरायटी जो है मिलेट की, जिसमें एक आपकी फॉक्सटेल मिलेट की भी वैरायटी है, उनको जीआई टैग के लिए भी आपका भेज दिया है और शायद इनको जीआई टैग मिल गया तो शायद ये कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पर उनको पहचान मिल जाएगी, ताकि जो है वहां के फार्मर को भी बेनिफिट मिलेगा और जो है आने वाले टाइम में वहां से अगर आपका एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसके केस में फार्मर बेनिफिट ले सकेंगे और वहां पर जो है उसको अगर बाकी स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसका बेनिफिट भी वहां पर मिल सकेगा, क्योंकि वहां पर आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि नेचर बेस है और नेचुरल फार्मिंग के तहत किया जाता है ज्यादातर, तो उसका बेनिफिट भी मैक्सिमम मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मिलेट का कल्टीवेशन नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 2020-21 के अंदर 8,83,000 हेक्टेयर एरिया था, जो कि आपका 2013-14 के अंदर कितना था, 8,67,000 था। यानी कि एक प्रकार से इसमें इंक्रीमेंट हुआ 2020-21 तक, और अभी आने वाले टाइम में और उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसका एक बेनिफिट तभी ज्यादा बेटर मिलेगा जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी प्रकार से उनको सपोर्ट मिलती है। तो इसी प्रकार से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कंज्यूमर के लिए भी और फार्मर के लिए भी। तो ये स्कीम दोनों के लिए है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट यहां पर कंज्यूमर को ज्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है एक प्रकार से कम प्राइस के ऊपर इस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको सेशन पसंद आया होगा और इसके अंदर जो ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।